जय हिंद। मैं इससे पहले वाला वीडियो में जो बात किया था उसमें मैं बताया था कि मैं एक अखंड भारत पर बनाऊंगा। तो एक अखंड भारत का ये वीडियो है। तो ये अखंड भारत नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ कि भारत एक बहुत विशाल जगह था, उसको कैसे टुकड़े होते गए उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताऊँ अखंड भारत की मैं बात करता हूँ। तो देखते हैं अखंड भारत, ये भारत का टुकड़ा कैसे होते गए, ये हिंदुस्तान का किस तरह से टुकड़ा होते गया उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो याद रखिए, सबसे पहले जो भारत का सबसे पहले जो टुकड़ा हुआ था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं डुरंड लाइन। डुरंड रेखा जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींचा गया था, लेकिन अभी जो ये डुरंड लाइन है वो भारत ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। लेकिन जब ये खींचा गया था तो उस टाइम जो था वो भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करते थे। तो सबसे पहले ये भारत अंग्रेज जो था वो सबसे पहले भारत से क्या किया, अफगानिस्तान को अलग किया। पहाड़ी क्षेत्र था तो इसलिए उसको सबसे पहले अलग किया। 1893 ईस्वी में सबसे पहले भारत का पहला जो टुकड़ा हुआ था वो अफगानिस्तान और भारत का हुआ था। भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ था? तो 1893 में। और किसका हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। अब मैं बताने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के बीच में हुआ था जो रेखा था वो कौन सा रेखा का था? तो डुरंड लाइन, उसको डुरंड लाइन बोलते हैं। दूसरा जो खींचा गया था, दूसरा जो भारत का टुकड़ा हुआ था वो हुआ था म्यांमार। ये अभी इसका नाम म्यांमार पड़ा है, पहले इसका नाम था बर्मा। ठीक है, बर्मा इसका नाम था। 1935 में भारत का जो दूसरा टुकड़ा हुआ था तो इसको बर्मा को अलग कर दिया गया था, तो ये हो गया बर्मा। अभी इसका नाम है म्यांमार। फिर उसके बाद जो तीसरा टुकड़ा हुआ था, जब भारत आज़ाद हुई थी तो आज़ाद होने के बाद बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तो उसने बोला कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया जाए। तो उस टाइम भारत का जो अलग हुआ था, भारत का तीसरा जो विभाजन हुआ था वो पाकिस्तान का हुआ था। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। तो किस तरह से डिवाइड हुआ था? तो एक सर रेड क्लिफ है वो मैप लीजिए और उसको क्या किया, जहाँ से पुलिस स्टेशन था यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी पुलिस स्टेशन था उसको पॉइंट बनाते हुए रेड क्लिफ लेकर खींच दिए। तो ये पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान और एक ये बीच में आ गया पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान बाद में ये कैसे बांग्लादेश बना, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के डालूंगा। तो ये बाद में कैसे बांग्लादेश बना 1971 की लड़ाई में इसको आज़ाद किया गया था बांग्लादेश को। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए बांग्लादेश। जब पाकिस्तान के बीच में रेखा खींचा गया तो रेड क्लिफ और ये बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है वो जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो उसको जीरो लाइन हम लोग बोलते हैं। अब आता है कि स्वतंत्र भारत का जो राज्य था, स्वतंत्र भारत का जो राज्य था, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत जब बच गया, जो हिंदुस्तान बच गया, इसमें 552 देशी रियासत थे। 552 देशी रियासत को मिलाना, ये 552 देशी रियासत को मिलाकर एक करना ये सबसे कठिन काम था। 552 देशी रियासत। सबसे पहले अगर कोई एक जगह रहने वाले व्यक्ति, एक समान रहने वाले व्यक्ति अगर हैं तो अलग है, लेकिन आप 552 देशी रियासत, अलग लैंग्वेज, अलग पहनावा, हर चीज अलग अलग रहता। तो इसको किस तरह से एक किया जाए उसके बारे में यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर कठिन चुनौती मिला था भारत को कि 552 देशी रियासत को किस तरह से हम लोग मिलाएंगे। तो आप उसको हम समझते हैं अखंड भारत को। ये पाकिस्तान को छोड़िए, अफगानिस्तान को छोड़िए, बांग्लादेश को छोड़िए, हम भारत को समझते हैं कि भारत क्या। स्वतंत्र भारत का जब राज बना था तो इसमें तीन आदमी को जिम्मेदारी दिया गया था कि इसको 552 देशी रियासत को मिलाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी माउंटबेटन, ये तीन व्यक्ति थे और ये तीनों ने अहम भूमिका निभाई थी ये 552 देशी रियासत को एक करने में। जब ये 552 देशी रियासत थे तो उस टाइम जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान के पास 13 देशी रियासत थे, उनके पास 13 देशी रियासत थे। तो उनको छोड़िए,
खड़ी होगी, क्योंकि अंग्रेज जो हमको अंधेरे के गली में छोड़ के चला गया था, तो इसको मिलाना था। तो मिलाने के बाद तो यहाँ से उस टाइम ये पूरा कश्मीर था, यहाँ से उत्तर प्रदेश, ये पूरा देश था जो कि हमारा राज्य है। तो अभी तो छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग को मिला, लेकिन उस टाइम जो था वो बहुत कम, मतलब 552 देशी रियासत को एक करना था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आई थी कि देशी रियासत को एक कैसे किया जाए। एक तो हो गया, लेकिन बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई तंग किया तो वो किया हैदराबाद। अंग्रेज यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिसको मन है पाकिस्तान में चले जाओ, जिसको मन है हिंदुस्तान में, कोई रोक टोक नहीं। जिसको मन है कि हम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे तो वो अपना देश भी बना सकता है। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम आया था सर, ये हैदराबाद। देखिए ये जो अभी आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये जो था ये पूरा पहले हैदराबाद था। तो ये कहा था कि हम एक अलग देश बनाएंगे। ये ससुरा इसको बुझने देते कि बीच में से नहीं अलग देश कैसे बनाएंगे, बीच में एक अलग देश बना देगा, ससुरा को बुझने नहीं आता। तो हैदराबाद भारत को मिलने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पुल। ये क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या किया कि जितना भी इंडियन आर्मी थे उसको पुलिस के वर्दी में लेके तीनों तरफ से, चारों तरफ से अटैक करवा दिए, और बाद में फिर ये दौड़ते हुए आया, बड़ा भाई हम मिलना चाहते हैं, और फिर इसको मिला दिया गया हैदराबाद। तो हैदराबाद सिमट गया। जहाँ तक ये जाने कि हैदराबाद जो था ये जब तक हिंदुस्तान, एक तरह से हम ये मानते थे कि ये पेट का कैंसर हो गया था, हिंदुस्तान का इसको हम बोल सकते थे कि पेट का कैंसर हो गया था, तो इसको मिलाना बहुत जरूरी था। तो ये हैदराबाद को हम लोग मिला। उसके बाद कहा जाता है कि जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ यहाँ पे था जूनागढ़। ये अलग था कि हम कुछ और करेंगे। दिक्कत ये था कि ये बोल रहा था कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। इसको सवाल पूछने जाता है कि पाकिस्तान यहाँ है, हम यहाँ से पूछेंगे पाकिस्तान कैसे पूछ जाएगा पाकिस्तान, इसको समझना चाहिए। यहाँ का जो शासक था, राजा था, वो मुस्लिम था। जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन था, यहाँ का जो जनसंख्या था वो हिंदू ज़्यादा था। तो जूनागढ़ में जाके क्या कर दिए, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहुँचे और यहाँ पे बहुमत कर दिए, और यहाँ पे जाके जनता को उस्काने लगे कि तेरा जो राजा है वो तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, वो मुस्लिम है, और जनता को उस्काने के बाद बहुत सारा विद्रोह करवा दिया, और उसके बाद फिर इसको भी मिला। ये भी कहानी समझ लो। सबसे बड़ी तो दिक्कत तब आई जब ये कश्मीर उठा और बोला ये तो हम अपना देश बनाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कश्मीर करता है। देखिए कश्मीर को समझते हैं, कश्मीर ये ऊपरी भाग है, ये कश्मीर, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या था, यहाँ जो पॉपुलेशन था वो मुस्लिम था, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो राजा हरि सिंह, वो हिंदू था। राजा हरि सिंह वो हिंदू था। ये क्या बोल दिया कि हम अपना देश बनाएंगे। इसको समझ में नहीं है, इतना बड़ा देश यहाँ पे है, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, नंदन कुमार जैसा इंसान रहता है, और ये मिल गया कि हम अपना देश बनाएंगे, हम अपने उछलेंगे। दिक्कत तो तब है जब ये अपना देश बनाएगा तो ये जो पाकिस्तान है ये ऊपर से, पाकिस्तान जो है ऊपर से कुछ दौलतपंती कर दिया इसने, ये ऊपर से आके अटैक करने लगा। और राजा हरि सिंह सोचा कि यहाँ तो मेरा घर नहीं बचेगा, अभी हमको हिंदुस्तान से लेना चाहिए। ये दौड़ते हुए आया दिल्ली, नेहरू जी से मिलने, बोला हमको बचा दीजिए, पाकिस्तान चल रहा था। तो नेहरू जी बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल के, देखो देखो कुछ है तो इसको मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले इसको मरने दीजिए, ये उसी लायक है। जब बोल रहे थे मिल जाए तो बोला अपना देश बनाएंगे। बोले ना गलती हो गया, ये माफी मांगने लगा, गलती हो गया, इसको कुछ देखिए। बोले ठीक है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपना विलय पत्र, उस पर साइन कर। राजा हरि सिंह विलय पत्र पे साइन किया कि हम अपने आप को भारत में मिला रहे हैं, मेरा जो कश्मीर है उसको भारत में मिला है। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन।
जब साइन हुआ, जब कश्मीर भी हमारे भारत में आ गया, उसके बाद क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हाँ आप मदद करेंगे, यहाँ से इंडिया में आया, उसको भगा दिया। तो अभी भी जो कुछ क्षेत्र का पाकिस्तान जो रखा हुआ है, जिसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं, वो उसी के कब्जा किया गया था। तो उसको भी POK को भी ले लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है, POK को भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से फिर इसका कश्मीर का मुद्दा भी खत्म हो गया। तो फिर धारा 370 लगा, तो ये फिर तो अभी तो हट ही गया 370। इसके बारे में मैंने अनुच्छेद में पढ़ाया था, उसमें जाके देख लीजिएगा। और इस पर कश्मीर के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि 370 क्यों लगा, इसको फिर तोड़ के राज्य भी बना सकता था, लेकिन राज्य नहीं बना के केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनते हैं इसके बारे में मैं उसमें डिटेल दे दूँगा। अब दिक्कत ये थी कि पहला तो था कि हैदराबाद को समटा गया, वो भारत में आ गया, दूसरा जूनागढ़ में आ गया, अब तीसरा जो कश्मीर है ये भी मामला समझ गया। अब दिक्कत ये आई थी कि ये 552 देशी रियासत को किस तरह से भारत में मिला के चलना है। तो मैं सबसे पहले आज बताना चाहता हूँ कि उस टाइम का जो भी नेता लीडर्स थे या जो भी थे, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, पढ़े लिखे थे। इसलिए आजकल का नेता ये बकलोल कैसे आ जाता है पता ही नहीं चलता, उससे एक संशोधन नहीं हुआ, एक चीज नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात है, इसको हम समझते हैं, देशी रियासत को जब बनाया गया था तो उसको सबसे पहले 1951 में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के रूप में इसको देखा गया। तो इसको जब डिवाइड किया गया 1951 में, तो हमारा संविधान तो 1950 में आया। तो उस तरह से इसको क्या किया गया कि देशी रियासत बनाने के लिए इसको 4 प्रकार से 4 रूप दिया गया, A, B, C, D। जब इसको स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो ए जो है उसको बोलते हैं ब्रिटिश, जहां पर अंग्रेज शासन किया था। ए में उसको रखा गया जहां पर अंग्रेज शासन किया था। उस जगह पर रखा गया था जहां पर अंग्रेज पूरा अपना शासन चलाता था। दूसरा, ये तो ब्रिटिश शासन हो गया। दूसरा जो था वो देशी शासन, जहां पर देशी रियासत थे। यहाँ पर हिंदुस्तान का आदमी शासन कर रहा था, लेकिन अंग्रेज का चमचा बना रहा था, तो दूसरे में उसको रखा गया। तीसरा, कमिश्नरी ऑफिस। कमिश्नरी में रखा गया किसको, तो जो बड़े बड़े शहर थे उस पर जो अंग्रेज शासन किया था उसको कमिश्नरी में रखा गया। जो भी बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि हो गया अजमेर, पूरे अजमेर को नहीं लिए, पूरे राजस्थान को कब्जा नहीं किया, लेकिन अजमेर जो जगह था, जो बड़ा शहर था, उस पर कब्जा। पूरा मध्य प्रदेश पर कब्जा नहीं किया, लेकिन जो भोपाल जो अच्छा शहर था, बड़ा शहर था, उस पर कब्जा किया था अंग्रेज, तो उसको रखा गया कमिश्नरी ऑफिस में। और तीसरा जो था केंद्र शासित प्रदेश, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। अब दिक्कत ये आने लगी कि इस 4 भाग में डिवाइड करने लगा तो भाई कोई हमको बांटे, हम क्यों किसी का बात मानेंगे? सोचने वाली बात है, हम क्यों किसी का बात मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम अपना शासन देश आजाद है, अपना जो करना होगा करेंगे। तो इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, एक आयोग का गठन हुआ। तो सबसे पहले जो आयोग का गठन हुआ था उसमें ये जो इंटरव्यू बना था उस टाइम शायद एक ही था, अंडमान निकोबार। इसके बारे में अलग वीडियो बना के डालते हैं। तो आयोग का गठन हुआ, तो सबसे पहला जो आयोग का गठन हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे SK धर आयोग, याद रखिएगा SK धर आयोग 1948। सबसे पहले SK धर आयोग का गठन हुआ था। तो उस गठन में बोला गया कि इसको किस तरह से डिवाइड करें। तो ये जो SK धर था वो हाईकोर्ट का जज था, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज थे। तो ये बोले कि एक काम करते हैं, इसको भाषा के आधार पर हम गठन करते हैं। भाषा के आधार पर गठन करते हैं 552 देशी रियासत को। इसको हम स्टेट में कन्वर्ट करते हैं भाषा के आधार पर। तो फिर इसका बात नहीं माना गया, बोला नहीं भाषा के अगर आधार पर करेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, तो नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दिया। दूसरा गठन उसी साल हुआ था, JBP समिति।
पदवी सीतारमैया, ये तीनों आए थे। तीनों का एक गठन हुआ था 1948 में। इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर अगर किया जाए तो वो भी सही रहेगा। बोले, फिर नेहरू जी बोले नहीं करेंगे। अब बता, भाषा के आधार पर अगर किया जाएगा, उस टाइम की सोच ये था कि भाषा के आधार पर अगर किया जाए तो देश फिर से टूट सकता है। तो उनको पता होना चाहिए। नेहरू जी भूल गए थे कि नंदन सर पढ़ाए हैं कि जो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 कहता है कि हिंदुस्तान एक संघ है, यूनियन है, वो टूटेगा नहीं। दूसरा कह रहा है, और तीसरा जो कह रहा है कि अपने क्षेत्र को लदिया कुछ या थपड़ा रखिए वही रहेगा। तो इसको भी छोड़ दिए, बोले ना नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बने। इस पर मैं एक कहानी बता रहा हूँ और उसको सुनिएगा। संता ने बंता को फोन किया कि रे भाई तेरे घर में आग लगे। नहीं, अब संता ने बंता को फोन किया, घर में आग लगे। तो बोला ठीक है, इसमें क्या किया जाए? बोला तेरे को क्या? तो बंता ने संता को फिर बताया तेरे घर में आग लगे। फिर उसने बोला तेरे को, बोला जाके देख, बोला जो होना था तो हो गया, अब उसको देखेगा फिर क्या बचा? जो बचा होगा बचा होगा। तो हर समय मस्त रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको सुस्त में ले लिए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आ गई जब एक व्यक्ति था, वो उनका नाम था पेटू श्री राम। पेटू श्री राम वो भूख हड़ताल पे बैठे कि हमको भाषा के आधार पर चाहिए। उस टाइम जो था ये मद्रास, ये पूरा मद्रास था। ये बोला हम नीचे नहीं जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे, तमिलनाडु है तो उसको डिवाइड कीजिए, आंध्र प्रदेश ऊपर बढ़ेंगे, ये पूरा था। ये हम नीचे तमिल का भाषा है और हम इधर तमिल बोलेंगे नहीं, तो हमको भाषा के आधार पर चाहिए। तो जब पेट्टू श्री राम लागू थे, वो 56 दिन के भूख हड़ताल पर 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे। नेहरू जी इसको साइड कर दिया, अरे भूख लगेगा खाएगा कौन? कितना दिन भूख लगेगा? मेरे को तो 10 मिनट भूख बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो पेट बात में बहुत खाता हूँ यार, बहुत खाता हूँ। तो उसको छोड़ दिया। सबको भूख लगता है, सब खाते, वो भी खाता हो, कोई दिक्कत नहीं। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद 1952 में मृत्यु होने के बाद देश में बहुत बड़ा विरोध हो, विद्रोह हो। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी डर लग गया कि भाई तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर मेरा कुर्सी चला जाएगा। बोला चलो ठीक है, परमिशन दे। तो उस टाइम याद रखना, सबसे पहले अगर भाषा के आधार पर कोई देश, कोई राज्य को तोड़ा गया तो 1 अक्टूबर 1953 मद्रास को तोड़ा गया। नीचे तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, इसको तोड़ा गया। भाषा के आधार पर अगर तोड़ा गया, सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो मद्रास है। मद्रास को तोड़ा गया तो उसको डिवाइड कर दिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ऊपर कर दिया गया, यहाँ से देख लीजिए तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। तो जो तमिल बोलेगा वो नीचे आ जाएगा, जो आंध्र प्रदेश हो गया मद्रास ये ऊपर आ जाएगा। अब बात ये आती है, अब तो ससुरा यहाँ देखा कि एक देश आंध्र प्रदेश को तो तोड़ दिया गया भाषा के आधार पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि अरे अब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश में ये कहता ना गाँव में कि छुआछूत एक बीमारी भी आया था, कोविड का, छुआछूत की बीमारी, बस पूरे देश में आग लग गए कि अगर इसको भाषा के आधार पर बांटेगा तो हम लोग के बांटना। गुजरात हमको चाहिए, हम महाराष्ट्र में सटके नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र जो मराठा बोलेगा महाराष्ट्र में रहेगा, जो गुजराती बोलेगा गुजरात में रहेगा, जो राजस्थान बोलेगा राजस्थान में रहेगा, जो हरियाणा बोलेगा हरियाणा में रहेगा, जो दिल्ली बोलेगा हिंदी में रहेगा, हिंदी बोलेगा दिल्ली में रहेगा। यानी पूरे देश में एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, आग लग गया। और पूरे देश में जैसे ही आग लग गया तो सबने विद्रोह चालू कर दिया कि हमको भी भाषा के आधार पर बांटना है, हमको भी भाषा के आधार पर बांट दीजिए। अब ये ससुरा सरकार को दिक्कत होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह एक को मनाने में पूरे देश को दिक्कत होगी। तो फिर से याद रखिएगा, जब आंध्र प्रदेश को यहाँ से अलग किया गया मद्रास को, तो फिर से क्या है कि अकेले तो कर नहीं सकते, कमेटी का गठन होगा। तो सब उसके बाद फिर से एक आयोग का गठन हुआ, एक आयोग का गठन हुआ। उस टाइम जिसका आयोग का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली।
उसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली आयोग। इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर टीम बनाओ तो प्रधानमंत्री को लेकर ये काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे फजल अली आयोग, फजल अली साहब, वो कह रहे तीन सदस्य टीम बनाते हैं। उस सदस्य में 3 टीम, एक पंडित जो है, एक ये फजल अली साहब थे, 2 और कोई व्यक्ति थे, उनको लेके थे। तो ये जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में, लेकिन ये जो रिपोर्ट दिए थे वो 1956 में। क्वेश्चन एक्शन होता है, गठन कब हुआ 53, रिपोर्ट कब दिए थे 56, ये ज़्यादा पूछता है रिपोर्ट। तो फजल अली आयोग के गठन में जो 3 सदस्यीय टीम थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गठन हुआ था 1953 में और रिपोर्ट हुआ था 1956 में कि भाषा के आधार पर राज्य को गठन करना सही रहेगा, इसका परमिशन मिला वो सही रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझा जाएगा। तो अब दिक्कत ये है कि भाषा के आधार पर जब हम करेंगे तो हम बात क्यों माने, संविधान तो यह हक देता नहीं है, क्योंकि संविधान तो बोलता है हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं। तो क्या एक काम करते, संविधान में संशोधन करते हैं। अगर हम संविधान का संशोधन अगर कर देंगे तो वहाँ से फिर हम सब देश राज्य को जो ये विद्रोह फैला उसको शांत कर सकते हैं और फिर भाषा के आधार पर उसको मार सकते हैं। तो फजल अली साहब में हाँ ये हो सकता है, हम संविधान को संशोधन करते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान का संशोधन हुआ था वो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। संविधान में 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। और जब ये संशोधन हुआ था उस टाइम जो हमारा स्टेट बना था भाषा के आधार पर वो 40, भाषा के आधार पर वो 14 स्टेट बने थे और जो यूनाइटेड केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो 6 बने थे। केंद्र शासित प्रदेश जो बने थे वो 6 बने थे। अब तो यहाँ से तो दिक्कत हो गई, यहाँ से तो प्रॉब्लम ये होगा कि गठन भी हो गया, फजल अली आयोग का बाद बनेगा, भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को तोड़ दिया गया, यहाँ से महाराष्ट्र को इधर कर दिया, महाराष्ट्र को इधर जो मराठी बोलेगा महाराष्ट्र में, जो गुजरात बोलेगा गुजराती गुजरात में। लेकिन जब ये आयोग का गठन हुआ, जब इसका संशोधन हुआ तो उसमें ये बोला गया कि ऐसा नहीं हो कि जो मराठी बोलेगा वो गुजरात में नहीं रह सकता, जो गुजराती बोलेगा वो मराठी में। ये हिंदुस्तान, ये भारत, हम सब एक है। यहाँ लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, लेकिन हम लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, इसमें कहीं कोई अधिकार नहीं है, कहीं कोई संशोधन नहीं है, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के और किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये देश का 14 गो देश का। अब दिक्कत आ गई पंजाब। अब हम समझते हैं कि पंजाब है। अब यहाँ से पंजाब में क्या हुआ था कि पंजाब का पहला नाम था पटियाला, यानी ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये पंजाब का पूरा नाम था। अब यहाँ पे भी विद्रोह होने लगा कि ये था, सोचा कि केंद्र सरकार की एक काम करते हैं। ये जो पंजाब था उस टाइम हिमाचल प्रदेश नहीं था। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये दिल्ली हो गया। दिल्ली तो था, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब को थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं। तो इसका जो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट था, यहाँ से क्या करते हैं, इसका शॉर्ट नाम था पेप्सू। ये क्या किया, यहाँ एक आयोग का गठन किया। जिस आयोग का जो गठन हुआ था उसको बोलते शाह आयोग। इसको कौन सा आयोग बोलते हैं, शाह आयोग। ये जो गठन हुआ था 1966 में, यस 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ था, जो सिफारिश किया था एक काम करते हैं, पंजाब को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं कि पंजाबी जो बोलेगा पंजाब में, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हिमाचल प्रदेश दे देते हैं, उत्तराखंड बना देते हैं। तो यहाँ से जो आयोग का गठन हुआ था, शाह आयोग गठन हुआ था। तो क्या कर दिया, हिमालय, जहाँ हिमालय था, इधर देखिए, इधर हिमालय से ऊपर से यहाँ से क्या कर दिया, इसको हिमाचल प्रदेश बना दिया।
भाषा बोलने वाला था हरियाणा, ध्यान रखिए हरियाणा, जो हिंदी लैंग्वेज बोलता था उसको हरियाणा बना दिया, और जो पंजाबी बोलता था वो पंजाब रह गया, और जो एक बच गया। अब यहाँ पे कैसे क्या होगा, यहाँ तो पंजाब बना दिया, यहाँ तो हरियाणा बना दिया, दोनों के बीच में एक जगह बन रहा था चंडीगढ़, वहाँ हिंदी की लैंग्वेज बोला जाता है, तो उसको क्या कर दिया, एक छोटा सा जगह बन गया था चंडीगढ़, उसको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया। चलो दोनों का कैपिटल भी बना दिया, दोनों का कैपिटल भी बना दिया, और इसका जो पूरा शासन है वो केंद्र में है, तो उसको क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और फिर जाके पंजाब का पुनर्गठन जब हुआ था उसको बोलते सहआयोग गठन से हुआ था, और उसके बाद जो हमारा देश बना था, देश जो था उसमें स्टेट बने थे वो 28 बन गए थे, 28 स्टेट हो गए थे, और केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया था वो 8 हो गया था। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, ये क्यों बनता है, इसका क्या महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा देश का जो था वो टुकड़ा होते होते गया, और टुकड़ा होने के बाद ये हमारा देश बन गया, हिंदुस्तान बन गया, जहाँ पे अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, और वो भाषा के आधार पर ही हम लोग का जो है वो देश चल रहा है। उसके पीछे है यूनियन, और सबसे बड़ी चीज मैं संविधान निर्माता को कहना चाहता हूँ, ये जो संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा संविधान इतना अच्छा बनाया है कि अगर संविधान पढ़ लिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं अगले वीडियो में संविधान में आर्टिकल भाग 2 के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।